हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कोचिंग फॉर इंडिया बाय खुशी में। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ईवीएस का नोट्स। तो फ्रेंड्स, इसकी जो 3 वीडियो है वो चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। ये हमारी 4th नंबर की वीडियो है, तो इसे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 3rd वीडियो जो है हमने रेडान गैस से समाप्त की थी, और आज हम 4th वीडियो करेंगे स्टार्ट कहाँ से, सुपोषण से। तो फ्रेंड्स, सुपोषण को देखते हैं। सुपोषण क्या है, इसका फर्स्ट पॉइंट दिया है, यह एक प्राकृतिक क्रिया है जिसके द्वारा झीलें आबशाद और पोषण प्राप्त करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इससे झीलों की प्राथमिक उत्पादकता जो है वो बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसे झीलों में वृद्ध होने का प्रतीक माना जाता है। ये फ्रेंड्स हो गया हमारा सुपोषण। नेक्स्ट देखिए एंथ्रोपोजेनिक। तो फ्रेंड्स, ये क्या चीज़ है, इसे देखते हैं। यह है मानव द्वारा पर्यावरण में डाले गए रासायनिक व जैविक कचरे से होने वाले प्रदूषण को एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। ये फ्रेंड्स मानव द्वारा फैलाया जाता है, फिर वो चाहे रासायनिक कचरा हो या जैविक कचरा हो। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बीओडी। तो फ्रेंड्स, बीओडी जो है उसके बारे में जान लेते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है, यह ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो जल में कार्बनिक पदार्थ जैविक रासायनिक अपघटक के लिए आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, इसका सेकेंड पॉइंट है, यह नदियों में झीलों में प्रदूषण का संकेतक है। कि क्या है? ये प्रदूषण का संकेतक है, और कहाँ कहाँ? नदियों और झीलों में इसे डाला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वच्छ जल का जो बीओडी होता है वो होता है 5 ppm से कम होना चाहिए, और जो पेयजल होता है उसका जो बीओडी होना चाहिए वो 1 ppm से कम होना चाहिए। ठीक है। आगे देखिए सीओडी। अभी हमने क्या देखा था? बीओडी। अब हम देखेंगे सीओडी को। तो सीओडी में देखिए क्या है, जल में उपस्थित कुल घुलनशील अथवा अघुलनशील कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को सीओडी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका संबंध जैव निम्नीकृत तथा अजैव दोनों पदार्थों से है, इसलिए यह बीओडी की अपेक्षा जल प्रदूषण मापने का बेहतर तरीका है। तो फ्रेंड्स, यह जो है ना, इसने बीओडी को भी पीछे छोड़ दिया है। जल की जो शुद्धता मापता है बीओडी, ये सीओडी उससे भी अच्छे बेहतर तरीके से माप सकता है। ठीक है। आगे देखिए इको मार्क। तो फ्रेंड्स, इको मार्क का जो फर्स्ट पॉइंट है उसे देखते हैं। पर्यावरण और वन मंत्रालय के निर्देश पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 1991 में इको मार्क लागू किया गया। कब किया गया? 1951 में इको मार्क को लागू किया गया। किसके निर्देश पर? वन मंत्रालय के। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका उद्देश्य यह था पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल उत्पादकों को चिन्हित करना। क्या? पर्यावरण के लिए जो अनुकूल उत्पादक हैं उन्हें चिन्हित करना। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतीक मिट्टी का बर्तन। इसका जो इको मार्क का जो प्रतीक है फ्रेंड्स वो है मिट्टी का बर्तन। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ध्वनि प्रदूषण, जो सुनने में अरुचिकर हो। उदाहरण के लिए लाउड स्पीकर, हॉर्न, रेल, हवाई जहाज इत्यादि। नेक्स्ट है ग्रीन मफलर, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, जैसे कि अशोक वृक्ष। फ्रेंड्स, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो सुनने लायक सुरक्षित ध्वनि है वो है 45 डेसिबल। तो फ्रेंड्स, 45 डेसिबल से अधिक की ध्वनि जो होगी वो हमारे लिए अरुचिकर होगी, और जो 45 डिग्री से डेसिबल से कम होगी वो हम सुन सकते हैं। और 45 जो डेसिबल होती है, ध्वनि को हम किस में नापते हैं? डेसिबल में नापते हैं। ठीक है।
तो 45 डेसिबल तक हम उसे सुन सकते हैं, हमारे लिए सुरक्षित होती है। आगे देखिए, आगे है ये हमारी कुछ ध्वनियाँ दी गई हैं कि कितने से कितनी ध्वनि में हम सुन सकते हैं। तो देखिए स्रोत भी है और तीव्रता भी है, कितनी तीव्रता होनी चाहिए। ठीक है, सामान्य जो बातचीत करते हैं हम लोग वो 20 से 30 डेसिबल करते हैं। उच्च आवाज़ में जब बात करते हैं तो वो 60 डेसिबल से करते हैं। रेडियो संगीत जो होते हैं वो 50 से 60 के बीच बजाए जाते हैं। हवाई जहाज, तो फ्रेंड्स हवाई जहाज की जो आवाज़ होती है 90 से 120 डेसिबल होती है। जेट इंजन की जो आवाज़ होती है वो 148 डेसिबल होती है। और अंतरिक्ष यान जो होते हैं उनकी 140 से 179 डेसिबल होती है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ डेसिबल में तीव्रताएं हो जिन्हें हम सुन सकते हैं वो भी हैं इसमें, और जिन्हें हम नहीं सुन सकते वो भी हैं इसमें। सामान्य जो होती है वो कितनी होती है, सामान्य बातचीत 20 से 30, और उच्च जो होती है वो होती है 60 डेसिबल में। ठीक है, बातचीत हमारी इतने के बीच में होती है, और वही हमारी सामान्य आवाज़ जो होती है जिसे हम सुन सकते हैं वो 45 डेसिबल तक हम सुन सकते हैं। इस रेडियोधर्मी प्रदूषण में क्या हो जाएगा, कुछ तत्वों के नाभिकीय विखंडन के कारण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा गामा किरणों का निष्कासन होता है। उदाहरण के लिए एक्स किरणें, वाई किरणें, यूरेनियम, थोरियम इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट है संबंधित घटनाएं। तो फ्रेंड्स संबंधित घटनाओं में आ जाएगा भोपाल गैस त्रासदी और चेरनोबिल जो परमाणु आपदा आई थी वो हो जाएगी। और जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी फ्रेंड्स ये 30 दिसंबर ये कब हुई थी, 1984 में। ये कहाँ हुई थी, भोपाल में। मिथाइल आइसोसाइनाइड इसको कहते हैं, ये गैस रिसाव हुई थी उस दिन। और नेक्स्ट है जो चेरनोबिल जो परमाणु आपदा हुई थी वो हुई थी 1986 में। यूरेनियम का जो रिसाव हुआ था वो कहाँ हुआ था, यूक्रेन में, 1986 में। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा पॉइंट है एनजीटी। ठीक है, एनजीटी के बारे में जानते हैं। एनजीटी की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम द्वारा हुई थी, कब, 2010 में। एनजीटी की स्थापना के साथ भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा पहला विकासशील देश बना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एनजीटी का मुख्यालय जो है वो कहाँ है, दिल्ली में है। जबकि अन्य चार क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं वो कहाँ पर है, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में है। ठीक है, ये कहाँ पर है हमारे, इसका जो एनजीटी का मुख्यालय है फ्रेंड्स ये है नई दिल्ली में है। आगे देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जो है 1824 जोसेफ फोरियर ने दी थी। किसने, जोसेफ फोरियर ने, और कब दी थी, 1824 में। नेक्स्ट पॉइंट है डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है आदि गैसें जो हैं ग्रीन हाउस गैसें हैं। इन्हें ऊष्मरोधी गैसें भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मरोधी गैसें भी कहते हैं। जो N2O है मृदा के सूक्ष्म जीवों, लकड़ी के जलने, फसल अवशेषों के सड़ने, जीवाश्म ईंधनों के जलने से उत्पन्न होती है। कौन, N2O। ठीक है, ये जीवाश्म ईंधन है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कार्बन फुटप्रिंट्स। तो इसके बारे में जानते हैं। प्रति व्यक्ति प्रति इकाई के उत्सर्जन की मात्रा को उस व्यक्ति या औद्योगिक इकाई का कार्बनिक फुटप्रिंट्स कहते हैं। ये हमारी कार्बन फुटप्रिंट्स के बारे में जानकारी होगी। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक जो है प्रदूषक देख लेते हैं। का फर्स्ट पॉइंट है वे प्रदूषक जो मूल स्वरूप में ही पर्यावरण में विद्यमान रहते हैं। सल्फर के साथ ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि। नेक्स्ट पॉइंट है वे प्रदूषक जो
प्राथमिक प्रदूषकों की अंतःक्रिया के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे पैन, ओजोन और स्मॉग, ये इसके उदाहरण होते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा हो जाएगा धूम्र यानी कोहरा। तो धूम्र क्या है ये इसे देखते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है, यह नगरों व औद्योगिक क्षेत्रों के ऊपर पाया जाने वाला धुआं युक्त कोहरा होता है, जिसे फॉग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सल्फर डाइऑक्साइड ओजोन तथा नाइट्रोजन के साथ क्या करता है, ऑक्साइड जैसे प्रदूषकों के मिल जाने पर यह विषाक्त हो जाता है। यह फ्रेंड्स धूम्र कोहरा के बारे में जान लिया हमने। अब हम देखते हैं आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है धूम्र कोहरा। ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट है, यह एक प्रकाश युक्त प्रदूषण है। नेक्स्ट पॉइंट है, उद्योगों, वाहनों आदि से निकलने वाले जो धुएं होते हैं उनमें मौजूद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करके द्वितीयक प्रदूषक जैसे ओजोन, पैन जिसे बोलते हैं, और फॉर्मेल्डिहाइड बनाते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट देखते हैं, यह आँख में जलन व श्वास संबंधी समस्याएं उत्पन्न करता है। ये हमारी किसके बारे में जानकारी होगी, रासायनिक धूम्र कोहरा के बारे में, क्योंकि ये प्रकाश में उत्पन्न होता है, गैसों में उत्पन्न होता है, जो सूर्य से प्रकाश आता है, ओजोन परत से, जो ओजोन परत का क्षरण हो गया उसकी वजह से जो हमारा आँख, कान, नाक में जलन उत्पन्न होने लगती है, ये हमारी सब किसकी वजह से होते हैं, रासायनिक धूम्र कोहरा की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, आगे जो हमारा टॉपिक है वो है अम्ल वर्षा, एसिड रेन। इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, अम्ल वर्षा एसिड रेन से प्रभावित देश जो है सबसे ज़्यादा नॉर्वे है, फिर स्वीडन है, कनाडा है, अमेरिका है, फिर जर्मनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें स्कैंडिनेवियन जो है देश नॉर्वे जो है सर्वाधिक प्रभावित है, सबसे ज़्यादा नॉर्वे देश प्रभावित है। नेक्स्ट पॉइंट है, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के साथ ऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए सर्वाधिक उत्तरदायक है। ठीक है, आगे देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है धूलकण। तो फ्रेंड्स धूलकण के बारे में जानते हैं। कोयले के धूलकण जैसे एंथ्रोक्रोसिस जो रोग होता है वो कोयले के धूलकण से होता है। नेक्स्ट जो है लोहे के कण से हमें सिड्रोसिस रोग हो जाता है। नेक्स्ट है सिलिका यानी रेत का कण जो होता है उससे हमें कौन सी बीमारी होती है, उससे होती है सिलिकोसिस बीमारी। नेक्स्ट है एस्बेस्टस के जो कण होते हैं उससे एस्बेस्टोसिस रोग जो फेफड़ों में हो जाता है फ्रेंड्स, वो हो जाता है, फेफड़ों को प्रभावित करता है यानी उन्हें डैमेज कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है कपास की जो धूल होती है उससे हमें बिसिनोसिस रोग हो जाता है। ये रोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इन्हें ज़रूर याद रख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्ज़ाम में तो इन्हें याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पर्यावरण संबंधी अधिनियम। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमने अधिनियम लिए हैं। मुझे नहीं लगता है कि इन अधिनियमों को छोड़कर कोई और भी अधिनियम आएगा, क्योंकि अभी तक इन्हीं में से पूछा गया है और इन्हीं में से पूछा जाएगा। हो सकता है इस एग्ज़ाम में नहीं तो अगले एग्ज़ाम में पूछा गया हो, कहीं ना कहीं ये ज़रूर पूछे गए हैं, तो हमने वही क्वेश्चन लिए हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हमने। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो 1972 में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 में मनाया जाता है। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में मनाया जाता है, 1986 से मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जैव विविधता अधिनियम जो है 2002 से मनाया जाता है। नेक्स्ट है वायु संरक्षण जो वायु प्रदूषण अधिनियम है वो 1981 से मनाया जाता है। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण अधिनियम जो 2000 NGT एक्ट जो है वो
2010 से मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है, इन्हें ज़रूर याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा उत्तरी अमेरिका। तो फ्रेंड्स उत्तरी अमेरिका में क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं वो हम देख लेते हैं। तो पर्वत देखते हैं, तो रॉकी पर्वत है फ्रेंड्स वहाँ सबसे पहले। आगे है अपलेशियन जो है, कनेडियन सील्ड है, कैसडेसियन है, सियरा नेवादा है। पठार जो है वो है कॉलोराडो पठार है और कोलंबिया का पठार है। यहाँ मैकेंजी और डेनाली भी है। ठीक है, इतनी सब चीज़ें हमारी क्या है, उत्तरी अमेरिका से इम्पोर्टेंट हैं। आगे देखिए, आगे है फ्रेंड्स नदियाँ। फ्रेंड्स नदियाँ कौन कौन सी हैं? मिसिसिपी जो नदी है वो फ्रेंड्स कहाँ है? मिसौरी में है। ठीक, जो कहाँ पड़ती है? उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट है ज्वालामुखी। तो ये मोना लोबा जो ज्वालामुखी है वो भी वहीं पड़ती है, जिसे क्लायू पहाड़ी बोल सकते हैं। क्लायू पहाड़ी पर है मोना लोबा जो ज्वालामुखी है वो कहाँ पे है? क्लायू पहाड़ी पर। झील जो है फ्रेंड्स वो ग्रेट लेक्स है, जिसे इस तरीके से हम झीलों को याद रख सकते हैं। जो उत्तरी अमेरिका की झीलें हैं इसे होम से याद रखते हैं, अमेरिका से याद रखते हैं। होम को अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो यही स्पेलिंग्स बनेगी, तो बस एस जोड़ देनी है, होम्स लिखना है। तो एच से हो जाएगा यूरान जो है वो एस से हो जाएगी, ओ से हो जाएगी ऑन्टेरियो, एम से हो जाएगी मिशिगन, ई से हो जाएगी इरी और एस से हो जाएगी सुपीरियर। ये हमारी उत्तरी अमेरिका की झीलें हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका। तो फ्रेंड्स अभी हमने जाना था उत्तरी अमेरिका के बारे में, अब हम जानेंगे दक्षिणी अमेरिका के बारे में। तो इसमें जो पर्वत है वो है एंडीज पर्वत। कहाँ? दक्षिणी अमेरिका में। पठार जो है वो है बोलिविया पठार है। एकागुआ जो है वो भी मतलब बोलिविया पठार से लगा हुआ है, जिसे बेटागोनिया का पठार भी कहते हैं। नेक्स्ट है झील। तो फ्रेंड्स यहाँ टिटिकाका जो झील है वो दक्षिणी अमेरिका की झील है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी। तो कोटोपैक्सी जो झील है और चिम्बराजो जो झील है वो हम ज्वालामुखी जो कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में है। नदियाँ जो है फ्रेंड्स, ये अमेजन नदी जो है वो दक्षिण अमेरिका की नदी है। घास स्थल देख लेते हैं। घास स्थल जो लानोस, कंपोस और लानोस, कंपोस और पंपास जो झील, ये घास के मैदान हैं वो भी हमारे कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, नेक्स्ट है मरुस्थल। तो आटाकामा का जो मरुस्थल है फ्रेंड्स वो भी हमारा कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में। इस तरीके से अगर हम बार बार पढ़ेंगे, इन्हें बार बार देखेंगे, तो हमें ये अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस देखते ही देखते याद हो जाएंगे अपने आप। बार बार कोई भी चीज़ सामने आएगी तो वो हो जाती है। तो नेक्स्ट है हमारा अफ्रीका। तो फ्रेंड्स अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जानते हैं। यहाँ का जो पर्वत है फ्रेंड्स वो एटलस और डेक्कन वर्ग है। ठीक है, पठार जो है वो दक्षिणी अफ्रीका का पठार है। नेक्स्ट है अबिसिनिया का पठार। नेक्स्ट है झील। तो यहाँ विक्टोरिया झील और टाना झील है। ठीक है, टाना झील और विक्टोरिया झील है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी। तो किलिमंजारो जो है वो अफ्रीका की ज्वालामुखी है। ठीक है, याद रखना इस बात को। नेक्स्ट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, किलिमंजारो झील कहाँ पर है? अफ्रीका में है। नेक्स्ट है नदियाँ। तो नील नदी जो है वो अफ्रीका की है। जाम्बेजी नदी कहाँ की है? अफ्रीका की है। लिम्पोपो नदी कहाँ की है? अफ्रीका की है। और जायरे नदी कहाँ की है? अफ्रीका की है। नेक्स्ट है घास के मैदान। तो फ्रेंड्स सवाना और वेल्ड जो है वो अफ्रीका के घास के मैदान है।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स मरुस्थल। तो सहारा का जो मरुस्थल और कालाहारी का जो मरुस्थल है वो कहाँ पर है? अफ्रीका में है। इतनी चीज़ें हमें अफ्रीका के बारे में याद होनी चाहिए। आगे हमारा देखते हैं यूरोप महाद्वीप। तो फ्रेंड्स यूरोप महाद्वीप को देखते हैं क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट यूरोप महाद्वीप का। तो पूछा है पर्वत। तो फ्रेंड्स पेरिनीज जो पर्वत है वो कहाँ पर है? यूरोप में। पेनिनाइन जो पर्वत है वो कहाँ है? एपिनाइन जो पर्वत है वो भी हमारा यूरोप में है। बास्जेज जो पर्वत है वो भी हमारा यूरोप में है। और ब्लैक फॉरेस्ट जो पर्वत है वो भी हमारा यूरोप में है। काकेस पर्वत है वो भी यूरोप में है। और एम्बुलस जो पर्वत है, यूराल और आल्पस जो पर्वत है वो भी हमारा कहाँ पर है? यूरोप में है। नेक्स्ट है पठार। तो फ्रेंड्स पठार में हमारा कौन सा पठार आ जाएगा यूरोप में? मेसेटा जो का पठार जो है वो कहाँ पर है? यूरोप में, मेसेटा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा झील। तो कैस्पियन सागर जो है वो कहाँ की है? यूरोप महासागर की। ठीक है। नेक्स्ट है सागर। तो फ्रेंड्स भूमध्य सागर और काला सागर जो है वो हमारे यूरोप में आते हैं। नेक्स्ट है घास का मैदान। तो स्टेपीज जो है वो यूरोप में आते हैं। यूरेशिया में बोला जाता है कि कौन सा घास का मैदान है? तो यूरोप और एशिया को जो मिलाता है उसे हम स्टेपीज कहते हैं, उसी को यूरेशिया बोल देते हैं। और इन दोनों भूमियों को जो मिलाता है उसे हम स्टेपीज घास का मैदान जो है वो दोनों एरिया में पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा ज्वालामुखी। तो फ्रेंड्स यहाँ का जो ज्वालामुखी है वो एटना और एस्ट्रोम्बोली और विसुवियस जो ज्वालामुखी है वो कहाँ की है? वो हमारी यूरोप महाद्वीप की हैं। ठीक है। नेक्स्ट है नदियाँ। तो वोल्गा, डेन्यूब और यूराल, पोनाइन और टेम्स, ये हमारी कहाँ की नदियाँ हैं? ये हमारी यूरोप की नदियाँ हैं। ठीक है। आगे हम देखते हैं एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप में पर्वत देख लेते हैं। टोरस, पोंटूस जिसे तुर्की कहते हैं, अम्ब्रूज और ईरान, ये हमारे पर्वत हैं एशिया के। अब हम देखते हैं मरुस्थल। तो मरुस्थल में गोबी का मरुस्थल, तकला मकान का मरुस्थल जो चीन में पड़ता है, दस्त-ए-कबीर, दस्त-ए-लूट और थार का मरुस्थल, ये हमारे सब कहाँ पड़ते हैं? एशिया महाद्वीप में पड़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पठार। तो फ्रेंड्स पठार में अनातोलिया का पठार और तिब्बत का पठार और पोतवार का पठार, ये 3 पठार जो हैं वो हमारे एशिया महाद्वीप में पड़ते हैं। फ्रेंड्स इसी तरह हमें सारे महाद्वीपों को पढ़ लेना है और उन्हें अच्छे से कर लेना है। भारत का भूगोल देखते हैं। तो भारत के भूगोल में भारत की जो अवस्थिति है तो ये हमारी कितने, इसे हम 6 प्रदेश बांटा गया है। तो 6 प्रदेश कौन कौन से हो जाएंगे? इसे 6 प्राप्त से बांटा गया है। कहाँ कहाँ? उत्तर में पर्वत, द्वीपी भारत, उत्तर पूर्वी पर्वत, तटवर्ती मैदान, द्वीप समूह, ये हमारे 6 प्रादेशिक जो प्रदेशों में बांटा गया है। किसे? भारत की अवस्थिति को। ठीक है। आगे देखिए, आगे दिया है भारत की स्थिति। तो भारत की स्थिति के बारे में जानते हैं। पूर्वी गोलार्ध तो है फ्रेंड्स, इस तरीके से हम बांट लेंगे और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है और यहाँ से यहाँ तक की जो है लंबाई और चौड़ाई के बारे में दिया गया है कि पूर्वी जो गोलार्ध है वो हमारा कितना है, उत्तरी गोलार्ध कितना है, ये सब जानकारी हमें पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स पूर्वी गोलार्ध जो है वो है 97 डिग्री 25 और 68 डिग्री 7, ये हमारा पूर्वी गोलार्ध है। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध वहीं देखते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ठीक है। ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय मानक समय जो है 5 राज्यों से गुजरता है। कर्क रेखा और मानक समय जो है वो छत्तीसगढ़
से गुजरते हैं। दोनों कहाँ से गुजरते हैं? छत्तीसगढ़ से दोनों चीज़ें गुजरती हैं। कौन कौन? कर्क रेखा भी गुजरती है और मानक समय भी यहाँ से गुजरता है। कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से गुजरती है। मित्र पर गमछाहार वाली जो ट्रिक है उससे हम याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। आगे देखिए, आगे है सीमाएं। तो फ्रेंड्स उत्तर में जो है वो हमारा हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है। ये हमारी सीमाएं हैं। आगे देखिए पड़ोसी देश। तो फ्रेंड्स पड़ोसी देश में कौन कौन से आ जाएंगे? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल और भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये हमारे कैसे स्थलीय सीमा रेखा है, ठीक। और यही हम देखते हैं समुद्री सीमा। तो श्रीलंका और मालदीव जो है ये हमारी समुद्री सीमा से लगे हुए पड़ोसी देश हैं, ठीक है। आगे देखिए भारत की अन्य देशों से सीमा रेखा। तो फ्रेंड्स भारत की जो अन्य देशों से सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं? भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसे हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। तो LOC के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है रेड क्लिफ रेखा, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। नेक्स्ट है मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच में है। नेक्स्ट है LAC, भारत और चीन प्रभावी रेखा जो है। नेक्स्ट है डूरंड रेखा, ये भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में है, ठीक है। डूरंड रेखा भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में है। मैकमोहन जो है भारत और चीन के बीच में है। रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। इस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा टॉपिक है अगला, भारत के राज्यों की पड़ोसी देशों से सीमा। तो भारत के जो राज्य हैं उनकी पड़ोसी देशों से सीमा लगती है वो कौन कौन से हो जाएंगे? तो पहला हो जाएगा पाकिस्तान। ये किस किस से सीमा लगाता है? तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये 5 राज्यों से सीमा लगाता है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। पाकिस्तान 5 से लगाता है, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हैं, पाकिस्तान 5, ठीक है। पाकिस्तान जो है भारत के 5 राज्यों से सीमा लगाता है। नेक्स्ट है चीन। तो फ्रेंड्स चीन जो है वो किन राज्यों से सीमा लगाता है? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये कितने? ये भी 5 राज्यों से सीमा लगाता है। चीन 5 सीमा लगाता है, किस किस से? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान जो है फ्रेंड्स ये सिर्फ लद्दाख से सीमा लगाता है, सबसे छोटा है देश और सीमा भी सबसे छोटी लगाता है क्योंकि बहुत कम टच करता है हमारे भारत से। अफ़गानिस्तान सबसे कम सीमा टच करता है, तो इसीलिए ये सिर्फ एक राज्य से सीमा बनाता है। नेक्स्ट है भूटान। तो भूटान फ्रेंड्स सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम, ये 4 राज्यों से सीमा लगाता है। नेक्स्ट है बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स बांग्लादेश जो है पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 5 राज्यों से सीमा लगाता है। कौन? बांग्लादेश। नेक्स्ट है म्यांमार। तो म्यांमार जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ सीमा लगाता है। नेपाल जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ सीमा लगाता है। तो फ्रेंड्स ये हमें याद होने चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए। आप लोग पढ़ रहे होंगे तो आपको ज़रूर लग रहा होगा कि PDF बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमें इसे पढ़ के अच्छे खासे नंबर गेन कर सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा गया है और हो सकता है कुछ भी तो ऐड करने में क्या जा रहा है। अपना नोट्स बना लो शॉर्ट, जिसमें ये क्वेश्चन आपको जो आ रहे हो वो छोड़ते जाएं और जो नहीं आ रहे हैं वो अपनी कॉपी में लिख लें और जो और भी क्वेश्चन जो प्रैक्टिस से करने से ना आ रहे हो वो भी अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लें ताकि तैयारी जब भी करने बैठो
तो इधर उधर ना भटकना पड़े, अपना वही नोट्स लेके बैठो और उसे कंप्लीट करो, उसके बाद प्रैक्टिस करो। मुझे नहीं लगता कि कोई भी एग्ज़ाम हो रह जाएगा, सब हो जाता है, बस करने की कोशिश की जाए, सब हो जाता है। नेक्स्ट है उत्तर भारत के पर्वत। तो फ्रेंड्स उत्तर भारत के जो पर्वत हैं तो देखते हैं ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय का जो काराकोरम जो कहाँ पर है, लद्दाख और जास्कर के बीच में है, काराकोरम है। नेक्स्ट है हिमालय। हिमालय जो है बृहद हिमालय है, लघु हिमालय है और शिवालिंग जो पहाड़ियाँ हैं वो हैं। तो लघु हिमालय में पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बृहद हिमालय। तो बृहद हिमालय में बहुत सारी चीज़ें, कौन कौन सी देखते हैं हम इधर। गंगा पर्वत, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेत, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, माउंट एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा। ये हमारे सब कहाँ पर आते हैं, ये हमारे सब बृहद हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे देखिए ऊंचाई के आधार पर चोटियाँ। तो फ्रेंड्स ऊंचाई के आधार पर देख लेते हैं, सबसे ऊंची कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, फिर केटू है, कंचनजंगा है, मकालू है, धौलागिरी है, नंगा पर्वत है, अन्नपूर्णा है, नंदा देवी है, नामचा पर्वत है और केदारनाथ है। ये फ्रेंड्स ऊंचाई के आधार पर हमने देख ली। आगे देखिए, आगे है उत्तर पूर्वी हिमालय। तो उत्तरी पूर्वी हिमालय का जो है अरुणाचल प्रदेश का देखते हैं। सबसे पहले पटकाई भूमि जो है वो कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। मिसमी पहाड़ी कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। अबोर पहाड़ी भी अरुणाचल प्रदेश में है। मिरी पहाड़ी जो है वो भी अरुणाचल प्रदेश में है। दफला पहाड़ी जो है वो भी कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। असम में क्या है, मिकिर और बरेल श्रेणी जो है वो कहाँ पर है, बरेल श्रेणी और मिकिर जो है वो असम में है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे है मेघालय। तो फ्रेंड्स मेघालय में कौन है, गारो, खासी, जयंतिया। इन्हें एक साथ याद रखिएगा तो जल्दी याद होती है और देर तक रहेंगी याद। नेक्स्ट है नागालैंड। तो नागालैंड में फ्रेंड्स नागा पहाड़ी है। मिजोरम में जो है मिजो पहाड़ी, जिसे लुसाई पहाड़ी भी कहते हैं। नेक्स्ट है मणिपुर। तो मणि पहाड़ी यहाँ पर स्थित है। आगे देखिए फ्रेंड्स मध्य भारत के पर्वत। तो फ्रेंड्स मध्य भारत के पर्वत कौन कौन से हो जाएंगे, देख लेते हैं इन्हें। अरावली। तो फ्रेंड्स अरावली जो है वो गुजरात राजस्थान में पड़ती है और ये गुरु शिखर जो है वहाँ की सबसे ऊंची यानी पुरानी सबसे जो है वो गुरु शिखर पहाड़ी है। नेक्स्ट है गिर जो गुजरात में है, यहाँ विंध्याचल पर्वत है। नेक्स्ट है विंध्याचल श्रेणी जो है ये धूपगढ़ में है। नेक्स्ट है सतपुड़ा श्रेणी, ये सामवेद में है। और नेक्स्ट है पारसनाथ की पहाड़ी, ये झारखंड में है। ठीक है, आगे देखिए दक्षिण भारत के पर्वत। तो फ्रेंड्स दक्षिण भारत के पर्वत कौन कौन से हो जाएंगे, कलसुबाई जो है और त्र्यंबकेश्वर, महाबलेश्वर, ये जो तीन हैं ये फ्रेंड्स हैं महाराष्ट्र में। और नेक्स्ट है बालाघाट, ब्रह्मगिरी और बाबा बुदान जो है ये कर्नाटक में है। ठीक है, ये दक्षिण भारत के पर्वत हैं। नेक्स्ट है आगे है नीलगिरी, अन्नमलाई और कार्दमम की जो पहाड़ियाँ हैं वो भी कहाँ पर हैं फ्रेंड्स, ये भी कर्नाटक में पड़ती हैं। नेक्स्ट है पहाड़ी, जवादी पहाड़ी और शेरबाय जो पहाड़ी है ये हमारी तमिलनाडु में पड़ती हैं। नेक्स्ट है बेलीकुंदा, पालकुंदा, नालमलाई, ये कहाँ है, ये हमारी आंध्र प्रदेश में पड़ती हैं। नेक्स्ट है महेंद्रगिरी। तो फ्रेंड्स महेंद्रगिरी कहाँ पर है, ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट है यहाँ फिगर से भी देख सकते हैं, ये देखो सारी दी गई है पहाड़ियाँ वगैरह, यहाँ सब दिया गया है।
यहाँ से याद करना चाहो फिगर से तो फिगर अपने फ़ोन की गैलरी में रखिए या फिर हम तो कहते हैं वॉलपेपर लगा के रखिए अपना, याद हो जाए। जहाँ 10-15 बार उसे देखोगे अपने आप याद हो जाएंगे। तो आगे देखिए भारत का नदी तंत्र। तो फ्रेंड्स भारत का जो नदी तंत्र है वो है उत्तर भारत का नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय भारत का नदी तंत्र। नेक्स्ट आगे देखिए, उत्तर भारत का जो अपवाह तंत्र है वो है गंगा नदी का अपवाह तंत्र, सिंधु नदी का अपवाह तंत्र और ब्रह्म नदी का अपवाह तंत्र। ये फ्रेंड्स 3 अपवाह तंत्र हैं। अब गंगा नदी का जो अपवाह तंत्र है वो इस तरीके से चलता है। आगे देखिए, आगे है गंगा की सहायक नदियाँ। तो फ्रेंड्स रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी, यमुना, सोन, ये फ्रेंड्स हमारी कहाँ की है, गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। और ये इस साइड की जो ऊपर की हैं वो दाईं ओर से सहायक नदियाँ हैं और ये जो हैं ये बाईं ओर से सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, देखिए आगे हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ। तो फ्रेंड्स दिबांग, लोहित, धनश्री, कपिली, बराक, सुवनश्री, कमेघ और मानस, ये फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। इनमें से ऊपर की जो 5 है वो हमारी बाईं ओर से है और नीचे की जो 3rd है वो दाईं ओर से है। नेक्स्ट है हमारा सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। तो फ्रेंड्स सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो है झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और व्यास, ये हमारी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। जल्दी जल्दी पढ़ा दे रहे हैं, जल्दी जल्दी बोलते जा रहे हैं, सुनते जाइए, याद हो जाएगा। नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, PDF चाहिए हो तो कमेंट करके बोल दीजिए, हम आप लोगों को PDF फ्री दे देंगे। ठीक है, आगे चलिए प्रायद्वीप भारत की पहाड़ियाँ। तो प्रायद्वीप भारत की जो पहाड़ियाँ हैं वो दामोदर, स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्रह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पन्नार, कावेरी, वैगाई और ताम्रपणी, ये जो है वो हमारी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, आगे देखिए जो अरब सागर में गिरने वाली हैं वो है साबरमती, लूनी, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, शरावती और पेरियार जो हैं ये हमारी अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे है गोदावरी की सहायक नदियाँ। तो फ्रेंड्स गोदावरी की जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हो जाएंगी, आगे है फ्रेंड्स गोदावरी की सहायक नदियाँ। तो फ्रेंड्स गोदावरी की जो सहायक नदियाँ हैं वो है प्रवरा, पूर्णा, वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता और इंद्रावती, ये हमारी गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। आगे देखते हैं कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ। तो फ्रेंड्स कृष्णा नदी की जो सहायक नदियाँ हो जाएंगी वो हो जाएंगी घाट प्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा, कोयना, मुंशी और तुंगभद्रा, ये हमारी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। आगे देखते हैं कावेरी नदी की सहायक नदियां, जो अर्कावती है और अमरावती, हेमवती, कावनी, इसकी है कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। इसमें ज़्यादातर बा वाली आ रही हैं, बती वाली आ रही हैं, ये 3 तो बती वाली आ रही हैं, बस 2 को याद रखना है। उसमें भी ये वावट वाला है, ये सेम हो रहा है, तो इस तरीके से कुछ भी रिलेट करके याद रख लीजिएगा। बस 1-2 बार रिलेट करना पड़ेगा, फिर अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, आगे है भारत के का पठार, मालवा का पठार, बुलंदखंड का पठार, बघेल का पठार, जो बाघेल का पठार है, छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य पठार, बस्तर का पठार और दक्कन का पठार, ये हमारे भारत के पठार हैं। इन्हें भी याद रखिएगा। इस तरीके से ये ज़्यादातर दक्षिणी एरिया में ही पाए जाते हैं, ऊपर की एरिया में
नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है भारत की जलवायु एवं वनस्पति। तो फ्रेंड्स भारत की जलवायु और वनस्पति देख लेते हैं। तो मानसूनी जलवायु होती है, शीतकालीन वर्षा होती है, पछुआ विक्षोभ होता है, उत्तरी पूर्वी जो है वो मानसून आता है, ग्रीष्मकालीन होती है और दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है। ठीक है। नेक्स्ट है वनस्पति। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वनस्पति। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वनस्पति। तो वनस्पति में हमारा मरुस्थलीय आ जाएगा, सदाबहार वाहन आ जाएंगे और पर्णपाती वन आ जाएंगे। ये हमारे वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।